सऊदी गठबंधन सेना का हूती विद्रोहियों पर हवाई हमला, यूएई में ड्रोन अटैक के बाद किया पलटवार। 24 घंटे में 2.35 लाख मामले सामने आए, 305 मरीजों की मौत, लगातार दूसरे दिन घटे केस। उत्तराखंड में राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने किया चुनावी आगाज, एक उम्मीदवार की घोषणा, शीघ्र होगी बाकी उम्मीदवारों की घोषणा भी। और यूएन प्रमुख ने फिर चेताया, हर व्यक्ति का टीकाकरण नहीं हुआ तो आते रहेंगे नए वेरिएंट, ठप होता रहेगा जीवन। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गठबंधन के फाइटर जेट्स ने मंगलवार आधी रात को यमन की राजधानी सना में हूती केंद्रों पर बम बरसाए। इन विद्रोहियों ने सोमवार को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पर ड्रोन अटैक किया था। अबू धाबी के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और तेल डिपो के पास किए गए हमले में 2 भारतीयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। सऊदी की अगुवाई वाली गठबंधन सेना और हूती विद्रोहियों के बीच लंबे वक्त से संघर्ष जारी है। इस संघर्ष की शुरुआत 2015 में हूती विद्रोहियों के यमन की राजधानी सना पर कब्जा के बाद हुई थी। सऊदी गठबंधन सेना ने इसी साल इनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी की थी। इसके बाद विद्रोहियों और अरब देशों में वार पलटवार शुरू हो गया। शिया इस्लाम को मानने वाले हूती विद्रोहियों का उत्तरी यमन के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा है। इस इलाके में सुन्नी इस्लाम की सलाफी विचारधारा का ये विरोध करते हैं। 2015 में यमन की राजधानी सना पर हूती विद्रोहियों के कब्जे के बाद राष्ट्रपति अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी को देश छोड़कर भागना पड़ा था। सऊदी अरब हादी का समर्थन करता है, इस वजह से वो विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमला करता है। ऐसा माना जाता है कि यमन की सेना का एक धड़ा भी विद्रोहियों के सपोर्ट में है। इन विद्रोहियों को बढ़ावा देने में ईरान का नाम भी सामने आता है। ईरान और हूती विद्रोही दोनों शिया इस्लाम को मानते हैं। सितंबर 2019 में हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के 2 तेल संयंत्रों पर हमला करने का दावा किया था, जिससे पूरी दुनिया के तेल बाजार पर असर पड़ा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक हूती विद्रोह के चलते अब तक 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अब बात करें कोरोना की, तो देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के मामले घटे हैं। सोमवार को देर रात तक कोरोना के मामलों की संख्या 2,35,168 थी। इस दौरान 305 लोगों की मौत हुई थी। 1,56,534 मरीज ठीक भी हुए थे। देश में फिलहाल एक्टिव केस की कुल संख्या 17,28,490 है। इससे पहले रविवार को 2,58,089 नए केस दर्ज किए गए थे। 385 लोगों की मौत हुई थी। 1,51,740 मरीज ठीक हुए थे। देश में कोरोना पर एक नज़र डालें तो कुल एक्टिव केस 17,28,490 हैं। कुल संक्रमित 37,61,542 हैं और कुल रिकवरी 3,53,84,794 है और कुल मौतें 4,86,756 हो चुकी हैं। दिल्ली में सोमवार को 12,527 नए कोरोना मामले दर्ज हुए। ये लगातार चौथा दिन है जब डेली केस में गिरावट हो रही है। 13 जनवरी को 28,867 नए केस दर्ज हुए। 14 जनवरी को 24,343 मामले, 15 जनवरी को 20,718, 16 को 18,286 और 17 जनवरी को 12,527 मामले दर्ज हुए थे। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 27.99% है। यहाँ रविवार के मुकाबले एक्टिव केस में 5,837 की गिरावट आई है। रविवार को 89,819 मामले दर्ज हुए थे, जो सोमवार को घटकर 83,982 रह गए हैं। हालांकि तीसरी लहर का जो डर दिखाया जा रहा था, उससे भारत उबरने में सक्षम नजर आ रहा है। इसका अधिक प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। फिर भी एहतियात बरतना जरूरी है ताकि ये वर्ष हमारी उन्नति में बाधा ना बनकर हमें आगे ले जाने में सहायक बने। उत्तराखंड में हिमाचल का विकास मॉडल लाने के लिए राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने सोमवार 17 जनवरी को पार्टी का पहला प्रत्याशी विधानसभा पुरोला से राम प्रसाद विशाल को घोषित किया और पार्टी का उत्तराखंड विजन भी लॉन्च किया। पार्टी ने अपने विजन में हिमाचल की तर्ज पर भू कानून व्यवस्था लाने, भूमि कटाव संभावित क्षेत्रों में बसे गांव को सुरक्षित जगहों पर विस्थापन करने, उत्तर प्रदेश के समय निर्माणाधीन प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित टिहरी जल विद्युत परियोजना आदि के स्वामित्व का अधिकार उत्तराखंड को दिए जाने की बात भी की है। इसके अलावा
2300 से अधिक खाली हुए गांवों को आधुनिक बागवानी के तहत 5 वर्ष के अंदर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और पलायन को रोका जाएगा। रोजगार की दृष्टि से 2000 व्यक्तियों के पीछे 10 लोगों को सुनिश्चित रोजगार से जोड़ना और 5 साल के अंदर 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। सभी सरकारी कार्य को घर पर निश्चित अवधि में पूरा किया जाएगा ताकि कार्यालय के चक्कर ना काटने पड़े और भ्रष्टाचार को रोका जा सके। मेरा नाम डॉक्टर LC शर्मा, मैं राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी का एक संस्थापक सदस्य हूँ। देखिए, मुहिम इस देश को साफ करने की है, क्लीन करने की है। राजनीति का जो वर्तमान स्वरूप है, जिस दिशा में जा रहा है, हम आने वाली पीढ़ी के लिए कैसा भारत छोड़ के जा रहे हैं, एक चिंतन का विषय है। इसलिए यहाँ पे जो सामाजिक कार्यकर्ता है, टेक्नोक्रेट्स हैं, अच्छे अपनी अपनी फील्ड में अच्छा काम करने वाले लोग हैं, वो सब लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एक योजना बनाई कि इस देश को बचाने के लिए कुछ काम किया जाए, कि राजनीति में अब शुचिता चाहिए, पवित्रता चाहिए, चरित्र चाहिए, वही लाने के लिए प्रयास करें। आधारभूत शिक्षा और स्वास्थ्य को निःशुल्क प्रदान करने के लिए व्यवस्थित योजना बनाई गई है। कृषि बागवानी संबंध में ये पिछड़ा हुआ है अभी तक भी, और अगर आप हिमाचल का कंपैरिजन करेंगे, जुब्बल तहसील पड़ती हैं साथ में, जुब्बल तहसील का पर कैपिटा इनकम और आपके परोला की पर कैपिटा इनकम में दिनार का फर्क। हम चाहेंगे कि परोला का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी पर कैपिटा इनकम भी जुब्बल के बराबर में तो लाई जा सकती है एटलीस्ट, और उसके लिए हम इनको सहयोग भी करेंगे। मैं ये समझता हूँ जनता ज़रूर चाहेगी कि जनता में एक जानकारी नहीं दी गई है, उनको इस ओर मोटिवेट नहीं किया गया है। अगर उनको हम सही तरीके से सही प्रशिक्षण दें, उनको अवेयरनेस दें, उनको टेक्नोलॉजी दें, उनको बैकअप दें, उनको मार्केटिंग की सपोर्ट दें, और ये सारा कुछ अगर हम कर पाते हैं तो डेफिनेटली परोला जो है जुब्बल से भी ऊपर बढ़ सकते हैं। जो एजुकेशन है वही एक देश का बेस होता है। बिल्कुल सही है। अगर हम इसको सुधार पाए और लोगों को अच्छी तरह से शिक्षित कर पाए तो हम समझते हैं कि तब देश को हम ऊंचाइयों की तरफ ले जा पाएँ। इस अवसर पर पार्टी के पुरोला से प्रत्याशी RP विशाल ने कहा कि प्रदेश के साथ साथ पुरोला के लोग भी दल बदल की राजनीति से परेशान हो गए हैं और इससे निजात पाना चाहते हैं। कभी ऐसा सौभाग्य मिला कि आप मेरे गांव आ सकें तो आप दोबारा ये कहेंगे कि मैं इस गांव आना नहीं चाहूँगा। जो सड़कों के हाल है, जो वहाँ के हॉस्पिटल के हाल है, जो क्षेत्र के हाल है, वो किसी से छुपे नहीं है। समस्या ये है कि नेता भी वहाँ पहुँचे नहीं है, पत्रकार भी वहाँ पहुँचे नहीं है। तो अब हम यहाँ से क्या आइडिया लगा सकते हैं, ये भी विचारणीय बात है। राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी के पास समाधान है, और जो समाधान है उसी से आकर्षित होकर और उसी को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना ये लक्ष्य है। उत्तराखंड बनने से पहले और बाद में भी पुरोला को विकास की दृष्टि से बहिष्कृत रखा हुआ है, जिस वजह से ये क्षेत्र प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ जाना जाता है। क्षेत्र में 3 साल पहले आई आपदा से प्रभावित लोग आज भी सरकारी सहायता की उम्मीद लगाए हुए हैं। क्षेत्र में बागवानी की बेहतरी के लिए कोई तरजीह नहीं दी जा रही है। परिणाम स्वरूप लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए हिमाचल पर निर्भर हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये क्षेत्र बहुत पीछे है और एक आंकड़े के अनुसार पुरोला विधानसभा में गर्भवती महिलाओं की प्रसव के दौरान सैकड़ों मौतें हुई हैं। उत्तराखंड 21 साल हो गए हैं। हकीकत ये है कि सत्ताएं बदली है, व्यवस्था नहीं बदली है, और हम व्यवस्था बदलने के लिए आए हैं। बात हो रही है, आज हमने अपने पहले प्रत्याशी को उतारा है पुरोला से, और जहाँ तक पुरोला कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, मैंने गांव-गांव खुद घूमा है। वो कुछ ऐसे गांव हैं जहां लोगों ने हेलीकॉप्टर देखे हैं, क्योंकि वहाँ पर ऊपर से उड़ के वो बैठते हैं, लेकिन आज तक कभी गाड़ी और बस नहीं देखी है। वो सुदूर एरिया है। पूरे देश में नदी घाटियों का विकास हुआ है, टोंस नदी घाटी का विकास नहीं हुआ है। इस अवसर पर पार्टी की राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड सदस्य एडवोकेट रेणु डी सिंह ने कहा कि पार्टी में पंचायत से लेकर राष्ट्र स्तर पर पार्टी में आधी आबादी के लिए 50% की व्यवस्था की गई है, जो एक सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि आज युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए और हमने इसी के तहत एक युवा को प्रत्याशी बनाया है। जो भी प्रत्याशी RP विशाल की तरह पार्टी के मानकों का पालन करेगा, उसे बतौर प्रत्याशी सोचा जा सकता है। लोकनीति पार्टी ये दावा करती है कि जो महिला आगे आएगी और वो डेडिकेशन दिखाएगी या उसकी पृष्ठभूमि पे हम लोगों को यकीन होता है सलाहकार समिति को, बिल्कुल इसमें 50% सीट्स अवश्य महिला को दी जाएंगी। हमें माँ दुर्गा बनने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। धर्म, जाति और भाषा, इसके जो बंधन है ना, इससे उठ के बात करनी होगी। अब ये नहीं देखना है कि ये गढ़वाली में बात करती है तो हित की बात करेगी, ये हिंदी में बात करती है, उर्दू में बात करती है तो इससे हित नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं रखना है। मैं बहुत दूर रहती हूँ पॉलिटिक्स से, लेकिन मैंने जब इनके विचार समझे और मुझे ये समझ में आया कि एक
स्वच्छ और उन्नत सोच के साथ किस तरह से समाज में बदलाव लाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, और अपने साथ जिन लोगों को ये ले रहे हैं वो लोग वो हैं जो ऑलरेडी समाज में काम कर रहे हैं, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट से ऊपर उठ के काम कर रहे हैं, कोई दागी लोग नहीं हैं। तो आप देखिए बदलाव तो इसी तरह आ सकता है। आज हमारी अगर आप सामाजिक परिवेश की कल्पना करें तो आप सब देखेंगे कि सभी को बदलाव की ज़रूरत लगती है, और इसी को एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं कि बीजेपी है तो कांग्रेस आएगी, कांग्रेस है तो फिर से बीजेपी आएगी, क्योंकि बदलाव चाहते हैं पर बदलाव हो तो रहा नहीं। इसलिए नहीं हो रहा कि लोग तो वही हैं, सोच वही है, हर पार्टी की में हो तो वही रहा है, कोई भी आ जाता है पार्टी तो होता वही है। तो एक ऐसी पार्टी की आवश्यकता है जो वाकई में कुछ बदलाव लाए। एक हमें ऐसे सरकार की ज़रूरत है कि सरकार लोगों तक पहुँचे, अपने नीचे तक के लोगों, ऐसा सिस्टम बने, और जो कि पॉसिबल है अगर हमारी इंटेंशन सही है, हमारे अपने इंटरेस्ट नहीं होके हमारी सेवा की भावना है तो क्यों नहीं हो सकता। इस अवसर पर प्रख्यात समाजसेवी साधना जयराम, हिमाचल प्रदेश इकाई सलाहकार बोर्ड के मुख्य NV जैन, हिमाचल प्रदेश कन्वीनर DN चौहान, पार्टी संरक्षक डॉक्टर LC शर्मा, उत्तराखंड प्रभारी SP शर्मा, पूर्व IAS SS पांगती, PC थपलियाल आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने विश्व नेताओं से 2022 को सुधार का सही अवसर बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि कोविड-19 महामारी का सामना समानता और निष्पक्षता के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने चेताया कि जब तक हम दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति का टीकाकरण करने में विफल रहेंगे, कोरोना के नए वेरिएंट आते रहेंगे। ये वेरिएंट लोगों के जीवन और अर्थव्यवस्थाओं को ठप करते रहेंगे। विश्व आर्थिक मंच की 2022 की बैठक के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए गुतेरेस ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में एक साधारण लेकिन कटु सत्य का प्रदर्शन किया गया है कि यदि हम किसी को पीछे छोड़ते हैं तो हम सभी को पीछे छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि हमने वर्ष 2022 को सुधार का असली वर्ष बनाने के लिए महामारी से मुकाबला करने के लिए मिलकर खड़े होने का आह्वान किया है। विश्व आर्थिक मंच की ये बैठक कोरोना महामारी के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के साए में हो रही है। इसके कारण दुनिया भर के लोगों, अर्थव्यवस्थाओं और इस ग्रह को मुश्किल दौर का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में गुतेरेस ने अपने भाषण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर वैश्विक कारोबारियों से आग्रह किया कि हमें रिकवरी और आर्थिक सुधार के लिए सभी के सहयोग की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोविड महामारी से मुकाबला समानता और निष्पक्षता से किया जाए। ये महामारी पूरी दुनिया में बीते 2 सालों से सिर उठाए हुए है और इससे 30.40 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं और 54 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। UN महासचिव ने भड़कते हुए कहा कि ये शर्मनाक है कि उच्च आय वाले देशों में टीकाकरण की दरें अफ्रीकी देशों की तुलना में 7 गुना ज्यादा है। उन्होंने साफ कहा कि यदि हम प्रत्येक व्यक्ति का टीकाकरण करने में विफल रहे तो नए नए वेरिएंट आते रहेंगे और लोगों का दैनिक जीवन और अर्थव्यवस्थाओं को ठप करते रहेंगे। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।
भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।